गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और कल हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, केन्स ने जो दिया है, तो आप वो चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम लोग ने 3 तरह के मोटिव्स पढ़े थे, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव, और लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ा था। ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चैप्टर को भी पढ़िए। और अगर आपको और भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेविन्स्टीन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जिस टॉपिक से है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ठीक है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये चैप्टर को आप डिटेल में आपको मिलेगा। आप सर्च करिएगा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, मैंने इसी में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप डिटेल में इस चैप्टर को विथ डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी सुविधा होगी, और जितना ज़रूरत होगा उतना मैं इस क्वेश्चन में भी आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन में बता दूंगी। देखिए जैसे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की बात की जाए तो ये लेविन्स्टीन ने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्या है? थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट गिवन बाय लेविन्स्टीन। किसने दिया है? लेविन्स्टीन ने दिया। आपसे क्वेश्चन ऑथर और उसके कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो थ्योरी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसने दिया है, तो आपको बताना है लेविन्स्टीन ने दिया है 1957 में। कब आया? 1957 में आया है। और ये जो थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये बेस्ड ऑन है रिलेशनशिप बिटवीन दी थ्री फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं 3 फैक्टर के बीच में। फर्स्ट इज पर कैपिटा इनकम के पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजों के बीच रिलेशन देखते हैं। कितना प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी इस थ्योरी में। पॉपुलेशन एज एन इनकम डिप्रेसिंग, पॉपुलेशन को क्या बताया? इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर, जिसको हम लोग शॉक भी बोलेंगे। वेरियस इन्वेस्टमेंट को बताया गया है इनकम जनरेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग स्टिमुलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। इस चैप्टर में 2 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर शॉक, सेकेंड इज इनकम जनरेटिंग फैक्टर, जिसको स्टिमुलेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर यहीं से मिल गया। क्या आंसर मिला आपको? देखिए ये जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, ये जो थीसिस है, ट्रीट पॉपुलेशन एज फैक्टर, दैट इज पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए मैंने बताया पॉपुलेशन यहाँ पे क्या, इनकम डिप्रेसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम जनरेटिंग है, जिसको हम लोग स्टिमुलेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज पे फोकस किया गया, इनकम डिप्रेसिंग में और इनकम जनरेटिंग में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखिए ए में आपको इनकम डिप्रेसिंग मिल गया और मार्केट एक्सपेंडिंग नहीं होगा, इनकम जनरेटिंग आपको सी में मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है। फर्स्ट इज इनकम डिप्रेसिंग, सेकेंड इज इनकम जनरेटिंग। तो आंसर क्या होगा? ए एंड सी। ठीक है, आंसर ए एंड सी। ये तो नहीं होगा, ए एंड बी, बी एंड सी भी नहीं होगा, सी एंड डी भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 4 ए एंड सी। आंसर विल बी 4 ए एंड सी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि मोनोपोली सेप। ठीक है, अगर आपको और भी डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना होगा तो थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट सर्च करिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोनोपोली सेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, मोनोपोली सेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व में कैसा शेप होगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कर्व की बात करें तो इन्वर्टेड यू शेप होता है, उल्टा यू शेप होता है। ठीक है, मोनोपोली में टोटल रेवेन्यू कर्व का शेप कैसा होता है? उल्टा यू शेप होता है, मतलब कि इन्वर्टेड यू शेप कर्व होता है। ठीक है, ये क्या होगा? इन्वर्टेड यू शेप कर्व। तो इसका आंसर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इनवर्स एस नहीं होगा, इनवर्स यू होगा, मतलब उल्टा यू होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी,
इनवर्स यू शेप कर। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज डेफिनेटली अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन हो, ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म मतलब वही होता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, कब इससे प्रॉफिट होगा, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट होने के बहुत सारे तरीके मतलब रीजन है। प्रॉफिट मेनली तब होता है जब किसी भी प्रोडक्ट बोल दीजिए, ठीक है, या कमोडिटी बोल दीजिए, ठीक है, उसका प्राइस, कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा उसके कॉस्ट से, उस प्रोडक्ट को बनने में जितना कॉस्ट लगा हो। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, उसको बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ, मतलब टोटल मिलाकर जितने भी खर्च हुए उस प्रोडक्ट को बनने में, ठीक है, इसमें जितना भी कॉस्ट आया उस प्रोडक्ट को बनने में, इसका कॉस्ट मान लीजिए आया 100 रुपीज। एक प्रोडक्ट को बनने में मान लीजिए 100 रुपया लग रहा है और इसका प्राइस अगर हम 80 रुपया रखते हैं तो क्या कोई प्रॉफिट होगा इकोनॉमी को? नहीं होगा। जब एक प्रोडक्ट को बनने में 100 रुपया खर्च आ रहा है और उसी प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपया है तो कैसे प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को बनने में जो खर्च आ रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस लग रही है वो 100 रुपए की, और अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 120 रुपया मार्केट में है, ठीक है, किसी कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए 120 रुपया है, तो इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, आपको समझ में आया? जब प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वो ज्यादा हो, उस प्रोडक्ट को बनने में जो भी खर्च आया है उससे ज्यादा प्राइस हो, ठीक है, तो प्रॉफिट है। और अगर प्राइस जो भी खर्च आया उससे प्राइस अगर कम होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें देखिए प्राइस क्या है, प्राइस ज्यादा है, ये इसको बनने में खर्च कितना लगा, जो भी कॉस्ट लगा, एक्सपेंडिचर आप जो भी बोलिए कॉस्ट, ठीक है, इसको बनने में 100 रुपया का खर्च आया, इस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में 120 रुपया है तो इसमें 20 रुपया का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जो भी टोटल कॉस्ट होगा वो छोटा होना चाहिए प्राइस से, मतलब प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट से। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए प्राइस जब बड़ा होगा टोटल कॉस्ट से, ये आपका आंसर है। तो प्राइस बड़ा है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो आंसर विल बी ए। जब प्राइस बड़ा हो टोटल कॉस्ट से या एवरेज टोटल कॉस्ट से तब इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रिसेशन। हम लोग ने रिसेशन, एक्सपेंशन, रिकवरी, डिप्रेशन, ये सारी 4 बिजनेस साइकिल के जो 4 फेज है उसको हम लोग ने पढ़ा हुआ है, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, सर्च करिए। ठीक है, तो आपको फेज ऑफ बहुत पुराने वीडियोस में, मुझे याद नहीं आ रहा है, करीब 1 ईयर पुराने वीडियोस में आपको मिलेगी बिजनेस साइकिल के जो फेजेस हैं। ठीक है, वो बहुत पुराने वीडियोस में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगी। तो देखिए उसका एक स्टेज रिसेशन भी है। ठीक है, रिसेशन कब स्टार्ट होता है? ठीक है, रिसेशन स्टार्ट होने की जर्नी कब, मतलब जर्नी कब स्टार्ट होती है रिसेशन की? ठीक है, तो रिसेशन तब स्टार्ट होता है जिसे हम लोग मंदी भी बोलते हैं हिंदी में, जब लोग इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ देते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा। मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या फिर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के बीच एक और चीज रिलेटेड है, वो है डिमांड। अगर लोग के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, लेबर को हायर नहीं किया जाएगा, उन्हें वेजेस नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो रिसेशन स्टार्ट तब होता है जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है या इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? रिसेशन कब बिगिन होगा? जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो आंसर विल बी।
तो आज का सेशन हमारा यही पेंड होता है। अभी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो या फिर आपको और भी किसी चैप्टर में या कहीं पर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका भी आंसर ज़रूर करिए।